Hey everyone, I hope you all are doing fantastic. It's Akshay Kumar, your Sedative Physio, and I welcome you all to this lecture. So this is the lecture of Biomechanics. Previously हमने Biomechanics के शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स के दो जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, एक्रोमियोक्लाविकुलर एंड स्टर्नोक्लाविकुलर आर्टिकुलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ द थर्ड एंड द मेजर आर्टिकुलेशन फॉर द शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन इन डिटेल. अगर आपने वो दोनों पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है, देन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑफ द स्टर्नोक्लाविकुलर आर्टिकुलेशन एंड द एक्रोमियोक्लाविकुलर आर्टिकुलेशन. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ आई बटन पे भी मैं पॉप अप कर दूंगा. ओके, so in today's video, in today's lecture we are going to discuss about the glenohumeral articulation. Since ये बहुत बड़ा एक joint है, बहुत चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं. So today we will be mainly focusing only on the structures of the glenohumeral articulation. Glenohumeral articulations के क्या क्या major structures हैं, what are the ligaments that are stabilizing that particular joint. इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप और जस्ट डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम. एंड इन केस इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक जस्ट सिंपली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. आई विल प्रोवाइड यू द सेम. देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर इट, देयर इज़ नो इशू विथ इट टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन. ओके, ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन इट इज़ वन ऑफ द मेजर आर्टिकुलेशन इन द शोल्डर कम्प्लेक्स. मतलब जो भी आर्टिकुलेशंस हमारे पास हैं, whether it is true articulations, true joint or the false joint, among all the articulations in the shoulder complex, the glenohumeral articulation, the glenohumeral joint is the major articulation. ये सबसे major articulation है हमारे shoulder complex का. काफ़ी बार जब हम shoulder joint रेफर करते हैं, इनिशियली जब भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब भी हम shoulder joint रेफर करते हैं तो डायरेक्टली वी आर रेफरिंग टुवर्ड्स दिस glenohumeral articulation, towards this glenohumeral joint. Okay, so today we will be discussing about this glenohumeral joint structure in detail. Start करते हैं about the articulations like glenohumeral articulation. As the name indicates, यहाँ पर दो articulation हैं, दो articular surface हैं, दो यहाँ पर bones हैं. So this glenohumeral articulation, glenohumeral joint is basically the articulation between what? ये glenoid fossa और humerus के head के बीच का एक articulation है. Clear? It is a type of synovial joint एंड सब टाइप इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट टाइप का ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का ये ज्वाइंट है हमारा हमारा ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट. Okay, it has the degree of freedom 3. Now what is the degree of freedom? I have already discussed in the previous videos. Please go and watch it. I will not explain the same point again and again. तो आप जाकर वो videos देखो पहले, वहाँ पर मैंने degree of freedoms के बारे में explain किया है कि ये degree of freedom क्या होता है. So यहाँ पर glenohumeral joint, glenohumeral articulation के जो degree of freedom है ये 3 होते हैं. और degree of freedom अगर 3 है तो यहाँ पे movements कितने होंगे? Movements total 6 movements यहाँ पर possible होंगे. Degree of freedom 3 it is the maximum degree of freedom. किसी भी ज्वाइंट का जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 ही हो सकता है. 3 से ज़्यादा इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन में कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं? सो वी हैव जस्ट सिंपल 2 बोन्स, स्कैपुला एंड द ह्यूमरस. ये दोनों बोन्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड व्हाट आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस? तो यहाँ पे वी हैव 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस. पहला तो है ग्लिनोइड फोसा ऑफ स्कैपुला. स्कैपुला का ग्लिनोइड फोसा या फिर ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ ह्यूमरस. दिस स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज द प्रॉक्सिमल. दिस इज द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस एंड हेड ऑफ ह्यूमरस इज द डिस्टल वन. ये डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेस है ना. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला इज द प्रॉक्सिमल एंड हेड ऑफ ह्यूमरस इज व्हाट? इट इज द डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेस. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस आर्टिकुलर सर्फेसेस. इन आर्टिकुलर सर्फेसेस के बारे में थोड़ा समझते हैं. जैसे प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस के बारे में बात करें तो उसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है. वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ग्लिनोइड फोसा है उसे ही हम प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस कहते हैं. एज वी ऑल नो दिस ग्लिनोइड फोसा इज द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सर्फेस. ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन में स्लाइटली टिल्टेड हो सकता है अपवर्ड और डाउनवर्ड. जब आर्म हमारा न्यूट्रल पोजीशन में रहता है तब, जब आर्म हमारा साइड में रहता है तब. ठीक है, दूसरा जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, दैट वन इज द ह्यूमरल हेड. ह्यूमरस का जो हेड है, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, नाउ ये जो हमारा ह्यूमरस का हेड है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है. सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन द ग्लिनोइड.
glenoid. This humerus head is about 1/3 of a sphere or sometimes half of the sphere, half of a complete sphere. ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के एंगल्स का फॉर्मेशन होता है डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेसेस के थ्रू. पहला है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड सेकेंड वन इज एंगल ऑफ टॉर्जन. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एंगल्स. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ हमारे ह्यूमरस के अपर हेड का, अपर एंड का. ठीक है, लाइक दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरसिटी. ठीक है, ये हमारा ह्यूमरस का हेड है, ये यहाँ पे आया, ये दिस इज द नेक रीजन, ये नेक है, और इधर ये वी हैव द शाफ्ट. ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा, ये हमारा एनाटॉमी का नेक है. तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू लाइंस. दो लाइंस के थ्रू एंगल्स का फॉर्मेशन होता है. तो पहला लाइन तो ये है कि हमारे हेड और नेक के थ्रू एक एक्सिस हमें ड्रॉ करना है. जैसे ये एक एक्सिस हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया हेड और नेक के थ्रू. ठीक है, और दूसरा लाइन कहाँ ड्रॉ करना है? थ्रू द शाफ्ट के बीचों बीच, शाफ्ट के एक्सिस के थ्रू. तो ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पर हमने शाफ्ट के एक्सिस पर एक ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा गया. ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है हमारा, ये जो एंगल यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ये दिस एंगल इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इसे ही हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, है ना. ओके, दिस इज फॉर्म्ड बाय टू एक्सिस. फर्स्ट इज द एक्सिस थ्रू दिस ह्यूमरस हेड एंड नेक. ह्यूमरस के हेड और नेक के थ्रू एक एक्सिस पास किया है, दूसरा एक्सिस पास किया है शाफ्ट के एक्सिस के थ्रू. ठीक है, और इसके बीच का ये जो एंगल है, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. नॉर्मल वैल्यू इसका 130 to 150 तक वेरी करता है. इट कैन वेरी अप टू 130 to 150 डिग्रीज. सो दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन. फॉर एंगल ऑफ टॉर्जन लेट्स अगेन मेक अ डायग्राम. एक डायग्राम वापस से बनाते हैं. ठीक है, ये हमारा डायग्राम में मैं थोड़ा भद्दा हूँ, सो प्लीज़ मैनेज इट. ये हमारा अपर एक्सटेंड हुआ, दिस इज शाफ्ट, और ये हमारे कॉन्डाइल्स बने. प्लीज़ डू नॉट जज मी गाइस विद अ डायग्राम बहुत गंदा बनाता हूँ मैं. ओके, सो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? अगेन यहाँ पे एक एक्सिस तो है बिल्कुल सेम, द एक्सिस थ्रू द ह्यूमरस हेड एंड नेक. ये हमारा हेड है, ह्यूमरस हेड और नेक के थ्रू हमने एक लंबा सा एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किया. हेड एंड नेक के थ्रू एक लंबा सा एक्सिस ड्रॉ किया. दूसरा एक्सिस क्या होगा? दूसरा एक्सिस होगा लोअर कॉन्डाइल्स के बीच का एक्सिस, लोअर कॉन्डाइल्स का एक्सिस. तो ये हमारा कॉन्डाइल्स है, तो यहाँ से इन कॉन्डाइल्स का एक्सिस ये आएगा हमारा. ठीक है, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ. तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, अब दिस एंगल बेसिकली कॉल्ड द एंगल ऑफ टॉर्जन. इसे ही हम एंगल ऑफ टॉर्जन कहते हैं. एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ टॉर्जन इज 30 डिग्रीज. ये 30 डिग्री होता है नॉर्मल वैल्यू. सो दीज आर द टू एंगल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट इन द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इन द ग्लिनोह्यूमेरल आर्टिकुलेशन. कौन कौन सा? पहला हमारा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड द सेकंड वन इज द एंगल ऑफ टॉर्जन. आफ्टर दिस हम जब भी अपने हैंड को न्यूट्रल पोजीशन में प्लेस करते हैं, लाइक वी आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, और हमारा जो शोल्डर कम्प्लेक्स और हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है वो न्यूट्रल पोजीशन में है. इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, उस स्टेज में जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं हमारे ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द ह्यूमरस हेड, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है. हम जानते हैं कि जो हमारा स्कैपुला और के ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस हेड, यानी कि जो हमारा ग्लिनोह्यूमेरल आर्टिकुलेशन है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बट स्टिल इसका जो ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत लेस कन्ग्रुएंट होता है. ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके कन्ग्रुएंसी को इंक्रीज करते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम. बट स्टिल इन द न्यूट्रल पोजीशन, जब हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं, जब हम बिल्कुल खड़े हैं, हमारा आर्म 0 डिग्री एडक्शन में है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच का कांटेक्ट होता है वो बहुत लिटिल होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम आर्टिकुलेशन, बहुत कम टच होता है आर्टिकुलर सर्फेसेस में. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो यहाँ भी ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है,
बहुत कम टच होता है। कैसे, कहाँ पे ये कांटेक्ट होता है? तो इन्फीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस हेड रेस्ट ऑन स्मॉल इन्फीरियर पोर्शन ऑफ ग्लिनोइड, यानी कि हमारे इस ह्यूमरस हेड का जो इन्फीरियर पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट कौन सा है? ये हमारा इन्फीरियर पार्ट है ह्यूमरस हेड का। ह्यूमरस के हेड का इन्फीरियर पार्ट इस ग्लिनोइड के इन्फीरियर पार्ट पर रेस्ट करता है। बाकी सुपीरियर एरिया और मिडिल एरिया कहीं भी कांटेक्ट नहीं होता है इन द न्यूट्रल पोजीशन। ओके, सो इन द न्यूट्रल पोजीशन दिस इज द स्टेज ऑफ द ज्वाइंट। ये हमारे ज्वाइंट का स्टेज होता है न्यूट्रल पोजीशन में। इसके बाद आते हैं ग्लिनोइड लैब्रम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द शोल्डर कम्प्लेक्स इन द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ये जो ग्लिनोइड लैब्रम है, ग्लिनोइड लैब्रम बेसिकली अभी मैंने बताया क्या कि जो ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी है ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन में वो काफ़ी कम है। सो ग्लिनोइड लैब्रम इज द स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी। इसके मदद से ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी बढ़ता है, ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी इंक्रीज हो पाता है। एंड ग्लिनोइड लैब्रम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर that provides stability in the glenohumeral articulation. ओके, ये कहाँ पे होता है? द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ ग्लिनोइड फोसा इज इंक्रीज्ड बाय ग्लिनोइड लैब्रम। हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्लिनोइड कैविटी इज अ सॉकेट, बट स्टिल इसके जो इसका जो सरफेस एरिया है काफ़ी कम है, बहुत लेस सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया को मेंटेन कौन करता है? तो वो करता है हमारे ग्लिनोइड फोसा, वो हमारा करता है ग्लिनोइड लैब्रम। ग्लिनोइड लैब्रम ग्लिनोइड फोसा के चारों तरफ अटैच होता है और वो ग्लिनोइड फोसा का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देखिए ये हमारा क्या है? दिस इज द ग्लिनोइड फोसा। इस डायग्राम में ये हमारा ग्लिनोइड फोसा है। ये जो ब्लू कलर्ड पार्ट है बस इतना ही दूर वी हैव द ग्लिनोइड फोसा का सरफेस एरिया, और इसके साइड में पेरिफेरी ये जो एरिया है, दिस होल एरिया इज व्हाट? दिस होल एरिया इज नथिंग जस्ट अ ग्लिनोइड लैब्रम। और ये ग्लिनोइड लैब्रम क्या कर रहा है? दिस ग्लिनोइड लैब्रम इज बेसिकली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, और अल्टीमेटली ये इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है? अल्टीमेटली यहाँ पर ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी मेंटेन हो रहा है। सो ग्लिनोइड लैब्रम इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लिनोइड फोसा। और अगर ग्लिनोइड फोसा का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वहाँ पे जो ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी है वो बढ़ रहा है, ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी ही मेंटेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अटैच कहाँ होता है? ये हमारे ग्लिनोइड के पेरिफेरी पे अटैच होता है। अगेन लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे देखो आप, ये ग्लिनोइड फोसा का पेरिफेरी है ना, ये ग्लिनोइड फोसा का पेरिफेरी है। ग्लिनोइड फोसा के पेरिफेरी पे ही हमारा ये ग्लिनोइड लैब्रम अटैच्ड है ना, बिल्कुल पेरिफेरी पे ये अटैच्ड है। तो ये करता क्या है? पहला तो ये ह्यूमरस के हेड के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि अल्टीमेटली इट इज स्टेबलाइजिंग द ज्वाइंट। दूसरा, ये ग्लिनोइड के बोनी एज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये पेरिफेरी पे ही है, ये पेरिफेरी पे अटैच्ड है, तो ग्लिनोइड के पेरिफेरी को, ग्लिनोइड के बोनी एज को ये प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद ज्वाइंट के फ्रिक्शन को ये डिक्रीज करता है बिकॉज इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेजिनस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, तो इट इज डिक्रीजिंग द ज्वाइंट फ्रिक्शन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी इंक्रीज हो रहा है, ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारा ज्वाइंट का स्टेबिलिटी पे वर्क कर रही है। उसके बाद ये जो हमारा लैब्रम है, लैब्रम में दो चीज़ के अटैचमेंट का साइट होता है। पहला ये साइट होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के अटैचमेंट्स का। ठीक है, इट गिव्स द साइट फॉर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट अटैचमेंट्स। हमारे पास 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स हैं, उन तीनों के अटैचमेंट का ये साइट प्रोवाइड करता है। दूसरा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का ये आर्टिकुलेशन, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स के अटैचमेंट के लिए भी ये साइट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द ग्लिनोइड लैब्रम। यहाँ पर देखो आप, मैंने क्या बताया? ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स के अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। देखो, दिस इज द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोइड लैब्रम, एंड दीज आर द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये सुपीरियर, मिडिल एंड ये जो एंटीरियर बैंड है ये भी ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का ही पार्ट है। ये पूरा का पूरा ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, ये भी ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। तो इन सभी का अटैचमेंट कहाँ हो रहा है? इन सभी का अटैचमेंट ध्यान से देखो तो इसी लैब्रम के पास हो रहा है, इसी लैब्रम में हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस लिगामेंट। इसके बाद बाइसेप के टेंडन, बाइसेप्स का टेंडन भी कहाँ अटैच हो रहा है? वो भी हमारे इसी लैब्रम पे ही अटैच हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच, इट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिगामेंट्स भी अल्टीमेटली हमारे स्टेबिलिटी में ही वर्क करेंगे। आगे देखते हैं कैसे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ज्वाइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट, ग्लिनोइड कैप्सूल एंड लिगामेंट।
सो द कैप्सुलर एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ह्यूमरल हेड। ये बात समझने वाली है। ह्यूमरस का हेड वैसे ही बहुत बड़ा है सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द ग्लिनोइड कैविटी, इट इज अबाउट 1/3 और हाफ ऑफ द होल स्फीयर, एंड हियर द कैप्सुलर सरफेस एरिया ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी इज ट्वाइस एज मच एज द एरिया ऑफ द ह्यूमरल हेड। ह्यूमरस के हेड के सरफेस एरिया से भी दोगुना एरिया किसका है? कैप्सुलर सरफेस एरिया का है। यहाँ पर टोटल 4 लिगामेंट्स होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं, इट इज़ 4 नॉट डॉलर। 4 लिगामेंट्स होते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं हमारे इस ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। 3 तो हमारे ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और एक है हमारा कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। देखिए यहाँ पर मैं इसे इरेज करता हूँ, इरेज, नाउ हैव अ लुक। देखिए 3 लिगामेंट्स मैंने बताया। पहला तो हमारा ये सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये है, दूसरा मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये है, तीसरा इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर बैंड होता है, एक्सिलरी पाउच होता है और पोस्टीरियर बैंड होता है। ये पूरा मिलाकर हमारे इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमारे इस जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इन तीनों में इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट टू स्टेबलाइज। ये डिफरेंट मूवमेंट्स में भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, जैसे एबडक्शन में, रोटेशन में, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आगे देखते हैं कैसे, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन। But still we have these 4 ligaments: superior glenohumeral ligament, middle glenohumeral, inferior glenohumeral and coracohumeral ligament. Coracohumeral ligament कहाँ पे होगा? ये coracoid process of what? Coracoid process of scapula and the ligament and the humerus, इन दोनों के बीच का ये लिगामेंट है। इस डायग्राम में it is not visible that much, आगे वाले डायग्राम्स में देखते हैं। ठीक है, इन सभी लिगामेंट्स के अलावा रोटेटर कफ के टेंडन्स भी होते हैं जो कि स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं कैप्सूल को। सी, शोल्डर ज्वाइंट एक बहुत ही अनस्टेबल ज्वाइंट है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। वाई? बिकॉज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स आर द मोस्ट स्टेबल ज्वाइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट यहाँ पे सबसे पहला तो ग्लिनोइड फोसा का सरफेस एरिया का इशू है, सरफेस एरिया कम है, ज्वाइंट्स आर वेरी लेस कन्ग्रुएंट। उसके बावजूद इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लिनोइड लैब्रम है, ग्लिनोइड कैप्सूल है, इतने सारे लिगामेंट्स हैं, इन लिगामेंट्स का भी रोल हम देखेंगे आगे। रोटेटर कफ के टेंडन्स भी हैं जो कि स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। बट स्टिल आफ्टर दिस ऑल लॉट ऑफ स्टफ, स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल ज्वाइंट और मोस्ट प्रोन टू द डिसलोकेशन एंड सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन और डिसलोकेशन में सबसे ज़्यादा प्रोन यही होता है, जिसके लिए आप जितना करो वो उतना ही तमाशा दिखाता है। वही हाल यहाँ है, इसमें बहुत सारे स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट्स। नाउ हैव अ लुक ऑन ऑल दिस लिगामेंट्स, ये कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं। सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इसके कोर्स एंड रिलेशन के बारे में अगर बात करो आप, तो पहले ये पास करता है कहाँ से? इट पास फ्रॉम सुपीरियर ग्लिनोइड लैब्रम। ग्लिनोइड लैब्रम का जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ से ये पास करेगा टुवार्ड्स अपर नेक ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के नेक के जो हमारा सुपीरियर साइड है उस सुपीरियर साइड से पास करेगा और इंसर्ट कहाँ होगा? कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट के नीचे, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट के डीपर डाउन द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। इस डायग्राम में देखो, ये हमारा सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ठीक है, ये हमारे ग्लिनोइड लैब्रम से यहाँ पे ओरिजिनेट होगा। ग्लिनोइड लैब्रम से ओरिजिनेट होने के बाद, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग सम अदर कलर पेन, ये ग्लिनोइड लैब्रम से ओरिजिनेट होने के बाद क्या होगा? ये नेक, इस ह्यूमरस के नेक के सुपीरियर साइड से ये पास करेगा, पास करके कहाँ पर आके इंसर्ट करेगा? कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट के जस्ट बिलो, जस्ट डीपर टू द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। अब ये जो सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, बहुत सारे राइटर्स के अकॉर्डिंग दिस सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट प्लस सुपीरियर कैप्सूल, जो कैप्सूल का सुपीरियर पोर्शन है वो, प्लस कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड द रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा बहुत राइटर्स का मानना है दैट सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल एंड कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, ये तीनों एक सिंगल अटैचमेंट्स हैं और इसे बहुत जगह नाम दिया जाता है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, RIC का। ठीक है, ये RIC क्या करता है? RIC बेसिकली एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, एक पुल का फॉर्मेशन करता है, किसके बीच? सुप्रास्पाइनेटस एंड सबस्कैपुलरिस के टेंडन के बीच। एक डायग्राम मैंने शायद ऐड किया है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो,
मैंने क्या बोला कि RIC एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है किन के बीच, सुप्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस के टेंडन के बीच। तो देखो यहाँ पर मैं ये रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये रेड कलर से दिस वन एंड दिस वन, ये जो इतना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द RIC, ये है RIC जो हमने भी देखा है, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, इसे यही हमारा रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है। और इस रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ क्या है, ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एंड दिस इज नथिंग बट सबस्कैपुलरिस टेंडन। तो ये रोटेटर इंटरवल कैप्सूल क्या कर रहा है, दिस रोटेटर इंटरवल कैप्सूल इज जस्ट मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन दिस टू टेंडन्स, हमारे सुप्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस टेंडन्स के बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा है ये रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। एंड रोटेटर इंटरवल कैप्सूल इज नथिंग जस्ट अ कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट, सुपीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट एंड द सुपीरियर कैप्सूल, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। चलिए, सो वी वर एट द सुपीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट, ओके। तो ये समझ में आया, RIC मेक्स ब्रिज बिटवीन सुप्रास्पाइनेटस एंड सबस्कैपुलरिस टेंडन, ये कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, इट इज क्लियर आई थिंक। नाउ ये जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट्स व्हाट, दिस लिगामेंट रेस्ट्रिक्ट्स एंटीरियर एंड इंफीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड, ये ह्यूमरस के हेड का एंटीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए, दिस इज द मिडिल ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। नाउ मिडिल में क्या करता है, मिडिल में कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है। मिडिल जो है इट रन्स ऑब्लिकली फ्रॉम द सुपीरियर एंटीरियर लेब्रम, ये सुपेरो एंटीरियर लेब्रम, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट बेसिकली, ये हम एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं इस जॉइंट का। तो सुपीरियर और एंटीरियर एस्पेक्ट से ये हमारा ओरिजिनेट होता है और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस बिलो सुपीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट, सुपीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट के जस्ट नीचे आकर ये यहाँ पर इंसर्ट होता है, यहाँ पर अटैच होता है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे, है ना। तो ये हमारा सुपेरो एंटीरियर लेब्रम से ओरिजिनेट हो रहा है एंड इट इज इंसर्टिंग वेयर, जस्ट बिलो द ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट ऑन द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, है ना। ये जो लिगामेंट है ये एंटीरियर ट्रांसलेशन को लिमिट करता है अप टू 45 डिग्री एबडक्शन। हमने 45 डिग्री एबडक्शन करा, 45 डिग्री एबडक्शन तक ये जो लिगामेंट है ये एंटीरियर ट्रांसलेशन होने से रोक रहा है, एंटीरियर डिसलोकेशन होने से रोक रहा है हमारे शोल्डर का। आफ्टर 45 डिग्री ये काम इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट टेकअप करता है। नाउ हैव अ लुक ऑन द इंफीरियर वन। इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट के बारे में बातचीत कुछ खास होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ खास है, कुछ खास लोगों की लाइफ में आपके बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, उसी तरह से इस शोल्डर जॉइंट के लाइफ में ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट बहुत खास है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है शोल्डर जॉइंट के लाइफ में। क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीरियर लिगामेंट बैंड, एक्सिलरी पाउच एंड पोस्टीरियर लिगामेंट बैंड। इसलिए ये चूंकि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, ठीक है। एक डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आप सभी को, देखिए इस डायग्राम में ये जो पोर्शन है, मैं एक बार इरेज करता हूँ पूरे इंक को, हाँ अब देखिए ये पोर्शन एंटीरियर बैंड, एक्सिलरी पाउच एंड पोस्टीरियर बैंड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, दिस 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट के ही कंपोनेंट्स हैं। तो आप देखो ये कितना बड़ा लिगामेंट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे लैब्रम में कनेक्टेड है और ये यहाँ तक है, ये इतना बड़ा लिगामेंट है, ध्यान से देखो आप, तो है ना, ये इतना बड़ा लिगामेंट है, ये पूरा हमारा इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट का ही पार्ट है, ये पूरा का पूरा एक ही लिगामेंट का पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एंटीरियर बैंड, एक्सिलरी पाउच एंड पोस्टीरियर बैंड, और इन तीनों कंपोनेंट्स का अपना अलग अलग रोल है इन द स्टेबिलिटी। क्या रोल है, लेट्स हैव अ लुक। देखिए ये मेजर लिगामेंट है, ये मेनली वर्क करता है आफ्टर 45 डिग्री ऑफ एबडक्शन विथ रोटेशन। अगर हम 45 डिग्री एबडक्शन से ज़्यादा बढ़ते हैं आगे, विथ रोटेशन भी जाते हैं, तो ये इन दोनों केसेस में प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। 3 कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन कि सिर्फ एबडक्शन हमने किया है, देयर इज नो रोटेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सिलरी पाउच जो यहाँ पे है, ठीक है, जो एक्सिलरी पाउच है, एक्सिलरी पाउच सामने आता है और एक्सिलरी पाउच इसे इंफीरियर ट्रांसलेशन होने से रोकता है, ठीक है।
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एबडक्शन के साथ साथ अगर हमने एक्सटर्नल रोटेशन किया तो क्या होगा, यहाँ पर एंटीरियर बैंड एक्सपैंड करता है, ठीक है, एंटीरियर बैंड एक्सपैंड करेगा और एंटीरियर बैंड एक्सपैंड करके एंटीरियर और इन्फीरियर ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट करेगा। दिस इज जस्ट द एंटीरियर एस्पेक्ट, ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट। यहाँ पर ये एंटीरियर साइड में ट्रांसलेशन होने से प्रिवेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंटीरियर बैंड ऑफ दिस इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। थर्ड वन इज द एबडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन। इसमें क्या है, इसमें पोस्टीरियर बैंड जो है वो पीछे तरफ से, पोस्टीरियर बैंड यहाँ पर एक्सपेंड होता है और वो पोस्टीरियर साइड में ट्रांसलेशन होने से रोकता है, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर जो पोस्टीरियर बैंड निकलता है, पोस्टीरियर बैंड पोस्टीरियर साइड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इन्फीरियर ट्रांसलेशन को रेसिस्ट करता है। दो फंक्शन है, पोस्टीरियर स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टिंग द इन्फीरियर ट्रांसलेशन। सो दिस इज हाउ दिस इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। आफ्टर दैट लास्ट लिगामेंट इज द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। इसके भी दो बैंड्स होते हैं, ओरिजिन कॉमन है पर इंसर्शन अलग अलग डिफरेंट है। ओरिजिन कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ कोराक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के कोराक्वाइड प्रोसेस के बेस से ये ओरिजिनेट होता है। इसका और इंसर्शन क्या है, इंसर्शन वन बैंड इंसर्ट एट एज ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एंड वन बैंड इंसर्ट एट द सब स्कैपुलर टेंडन, दो जगह इसके इंसर्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप, यहाँ पर ये जो हमने बात किया था अभी रोटेटर इंटरवल कैप्सूल का, इसी में वी हैव द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट भी, ये हमारा कोराक्वाइड प्रोसेस है। अब देखो इस कोराक्वाइड प्रोसेस से एक बैंड कुछ ऐसे निकलता है, कुछ ऐसे ओरिजिनेट होता है और ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के साथ यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। दूसरा बैंड यहाँ से कुछ ऐसे ओरिजिनेट होता है और ये इधर आकर हमारे सब स्कैपुलर के टेंडन के साथ अटैच होता है। और सिर्फ यही नहीं, ये एक टनल का फॉर्मेशन करता है। ये जो टनल दिख रहा है ये एक टनल का फॉर्मेशन करता है। इस टनल के थ्रू क्या पास होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग जस्ट द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ठीक है। एक बैंड कहाँ, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन पे इंसर्ट हो रहा है, दूसरा बैंड सबस्कैपुलर टेंडन पे इंसर्ट हो रहा है और ये दोनों बैंड फॉर्मेशन कर एक टनल का, जिसके थ्रू पास हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ध्यान से दोबारा देखते हैं, ये पहला हमारा बैंड सुप्रास्पाइनेटस के टेंडन पे इंसर्ट हो रहा है, दूसरा बैंड सबस्कैपुलरिस के टेंडन पे इंसर्ट हो रहा है। ये दोनों एक टनल का फॉर्मेशन कर रहा है। इस टनल के थ्रू पास क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्राइसेप का टेंडन, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का टेंडन पास कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये जो लिगामेंट है ये बेसिकली इंफीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ जब कभी भी हम आर्म को एडक्शन में करते हैं, फिर हमारा आर्म एडेप्टेड रहता है, उस समय लेटरल रोटेशन को ये रेसिस्ट करता है। सो दिस इज हाउ देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर रिलेटेड विद द शोल्डर complex that are related with basically the glenohumeral articulation, glenohumeral joint, but still this is one of the most unstable articulation, it is one of the most unstable joint, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब इसमें बचता है काइनेमेटिक्स, लाइक इसके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील अबाउट द काइनेमेटिक्स पोर्शन ऑफ दिस ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द इंस्टाग्राम, एज पर योर कन्वीनियंस एब्सोल्युटली। नोट्स चाहिए, सिंपली DM me on the Instagram or WhatsApp again, okay। So I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.